हाय दोस्तों, मेरा नाम नवीन है और मैं एक शराबी हूँ। श्री पशु ईश्वरी कृपा और अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद आप भाइयों का साथ है। आज शराब के पहले जहरीले गुट से दूर हूँ। जैसा कि अभी बताया कि सब मेरी सोबराइटी डेट 12 जनवरी 2024 है। एक एक दिन करके मुझे 2 साल से कुछ ऊपर दिन हुए हैं। छोटी सी रिकवरी है मेरी, ज्यादा बड़ी रिकवरी नहीं है। लेकिन इस छोटी सी रिकवरी में आपने मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया, इसके लिए मैं यूनिटी ग्रुप ऑफ ए का बड़ा आभारी हूँ। इस अर्ली रिकवरी में मैंने देखा है कि जो भी सुनते थे कि एल्कोहलिक एनोनिमस में जो चमत्कार होते हैं, तो उन चमत्कारों को महसूस करा है मैंने यहाँ पर आकर। ये जो मेरा आज टॉपिक अर्ली रिकवरी में स्लोगन्स का महत्व, ये जो स्लोगन्स की बात होती थी ना, तो मैं बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ। स्कूल्स में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते तो हॉल में टंगे रहते थे। रोड पे चल रहे हैं तो लिव एंड लेट अलाइव। रोड पे वो ट्रकों के पीछे लिखा था जियो जीने दो। लेकिन कभी इनको जिंदगी में पढ़कर कभी अपनाने का मालूम ही नहीं था कि लाइफ में कुछ अमल भी करना पड़ता है। मुझे लगता था ज्ञान सब कुछ होता है, अमल करना ये सब मालूम नहीं होता था कि इनको अप्लाई करना पड़ता है। सप्लाई करना आता था, शुरू से ही ऐसा था। ये में आने के पहले मुझे लगता था मैं सब जानता हूँ। यहाँ पर आज मैं सीखने के लिए आता हूँ, मीटिंग में सुनने के लिए आता हूँ और उसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और क्या मालूम, क्या बोलते हैं ना कि एक शराबी की बात शराबी को जल्दी समझ में आती है, तो वो अप्लाई होने लगा जिंदगी में। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पर अप्लाई क्यों होने लगा। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो 2022 में मेरे को मैसेज मिला ईश्वरी कृपा से। लेकिन आकर हमेशा मैं अपने आप को डिफरेंट समझता था। मुझे लगता था यार, इनकी जो समस्या मेरी समस्या नहीं है। और मेरी अभी इनके से हालत नहीं हुई है, इनकी बीवी छोड़ के चल गई, ये रोड पर आ गए, कोई कर्जे में आ गया, तो मेरे को लगता था यार अभी तो अपन अपने जेब के पैसों से पी रहे, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है यार नवीन, लास्ट टाइम ज्यादा पी ली थी, छोड़ना चाहता था। लेकिन ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं को जिंदगी भर पी नहीं पाऊंगा, ऐसी कोई बीमारी, ये सब चीजों की एक्सेप्टेंस थी नहीं। तो थोड़ा बहुत डर वर के आ गया था मैं। शराब के साथ साथ मैं दूसरे नशे भी करने लग जाता था। जैसे सावन में बस शराब बंद रहती थी, रातें बंद रहती थी, तो कोई दूसरा नशा हाथ में बढ़ा देता था तो हाँ ठीक है, ये कर लेता है, इससे कोई उपास उपास थोड़ी ना टूटता। तो इन सब तरीके की चल रही थी। और यहाँ पर मैं आया था जब मेरे को डॉक्टर्स का से इलाज की भी जरूरत पड़ गई थी। उस 10-15 साल पहले से इलाज की जरूरत पड़ रही थी, जबकि मैं बड़ौदा, वो स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर साहब, उनके पास जाता था लीवर के। कई बार डिटॉक्स करवाए मैंने उसके पहले भी, लेकिन कभी एक्सेप्टेंस नहीं थी कि यार मुझे शराब से समस्या है। यहाँ भी मैं शराब छोड़ने के लिए नहीं आया था। मुझे लगता था शराब तो अपन मैनेज करके पी लेंगे यार, कभी कभार एंजॉय कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे आज भी याद है, मैं एक मीटिंग में ज्वाइन होता था, तो जैसे ही मैंने सुना कि यार मेरे को तो बीमारी है और मैं पी नहीं सकता हूँ, तो मेरा क्वेश्चन होता था कि यार मैं कभी गोवा जाऊंगा, बाहर जाऊंगा, तो वहां भी नहीं पी सकता क्या? क्या दिक्कत है पीने में? इतना कंफ्यूज था मैं। तो मेंबर बोलते थे यार भाई, कल जा रहा है क्या गोवा, याद जा रहा है? तो नहीं, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। लेकिन बस वो ओवर थिंकिंग, आगे की प्लानिंग करना। और जब जब मैं प्लानिंग करता था 10 दिन बाद की, तो मैं देखता था कि अगले दूसरे दिन ही मेरे हाथ में वापस शराब आ जाती थी कि 10 दिन बाद पीना तो है ही। इस तरीके के मेरे रिलैप्स का दौर चलता था। नेगेटिविटी लेने की आदत थी। नया नया था और मैं कन्वेंशन में गया, तो वहां पर मैंने सुना कि रिलैप्स हुआ, बंदा रिकवरी में आ गया। तो एक भाई से पूछा मैंने, ये रिलैप्स क्या होता है? तो बोले यार ये में आ गया था, फिर इसने शराब पी, फिर इसके समझ में आई और अब ये रिकवरी में। मैंने तो बात पकड़ ली। मैंने अच्छा, ऐसा होता है क्या? मैं घर गया, मेरे को 2-4 दिन बाद वही शराब का विचार आया। मैंने मेरी वाइफ को बोला कि देख यार, वो मैं ये में गया और वहां पे मुझे बताया कि एक दिन में शराब नहीं छूटती, धीरे धीरे छूटती है, तो थोड़ी थोड़ी पीनी पड़ेगी। तो वाह भाई, वो थोड़ी थोड़ी पीने का ट्राई करा, और थोड़ी थोड़ी कभी हुई नहीं, कभी कंट्रोल कर नहीं पाया। कभी कभार स्लीप सूंघना, तो मैं स्लीप होता था, अपने आप को मानता था कि मैं स्लीप हो गया। 2-4 बार तो कोलैप्स कंडीशन में गया हूँ मैं। कोलैप्स बोले तो मुझे आज भी याद है वो डरावना दिन जिंदगी का, जब मेरे हाथ से मोबाइल छूट रहा था और मेरे को ऐसा लग रहा था पैरालाइज आ गया है। और एक को दोस्त को बुलाया मैंने, तो उसके पीछे गाड़ी पे मैं लटक कर गया था। कुछ समझ नहीं पड़ रही थी क्योंकि नशे तो मैं साथ साथ कर रहा था। और वहां पे मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने एडमिट करने से मना कर दिया था। घर पे मैं बता नहीं सकता था कि यार मैं शराब, सिर्फ शराब नहीं पी रहा हूँ, मैं दूसरी चीजें भी यूज कर रहा हूँ। तो
डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मना कर दिया। फिर दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल, उन्होंने बोला नहीं, आप सरकारी अस्पताल में जाओ। जिससे तैसे एक डॉक्टर ने मुझे एडमिट करा और मेरा इलाज चालू करा। उस दिन मेरे को लगा अब तो नवीन तू शराब नहीं पिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अब तो डर गया, मौत दिख गई है तेरे को। लेकिन फिर वही उसके बाद में वापस मीटिंग में जाने लगा। और थोड़े दिन बाद फिर वही विचार आता। मुझे बोला करते थे मेंबर कि यार वो उन दोस्तों के पास नहीं जाना है जहाँ शराब पीता था, उन जगहों पे नहीं जाना है। पर मैं तो अरे यहाँ शराब छोड़ने आया था। ये पीपल प्लेस सिचुएशन वाली बात मैं क्यों मानूं आपकी। मुझे लगता था कि नहीं, वो सब रवैये तो मेरे वही रहेंगे। मुझे उसी तरीके से अपनी जिंदगी जीना है। वो बिहेवियर मैं नहीं बदल सकता हूँ। बिहेवियर बदल दूंगा तो मेरा धंधा पानी कैसे चलेगा, अपनी लाइफ कैसे वो कर पाऊंगा, क्या मैं इन लोगों की तो उम्र हो गई है। ये सब ओवर थिंकिंग चलती रहती थी मेरी। और मैं अपना दिमाग चला के 30-40 दिन बाद वापस रिलैप्स। इस तरह से मेरी हालत बद से बदतर होती गई। साइकेट्रिस्ट के पास गया। जैसा कि बिग बुक में लिखा हुआ है कि एक शराबी स्वेच्छा से हुए अति के विनाश का उदाहरण है। बिल साहब की आज भी स्टोरी में जब मैं पढ़ता हूँ तो वो लाइन उसमें लिखी हुई है कि वो शराब के साथ साथ इलाज के समय पे वो गोलियां भी ले रहे थे। वो दोहरे सेवन का शिकार हो गए थे। तो मेरी भी स्थिति ये थी कि मैं साइकाट्रिस्ट की गोलियां भी खा रहा हूँ, शराब भी पी रहा हूँ, नींद की गोलियां भी खा रहा हूँ। बॉब साहब ने भी लिखा है कि मैं नींद की दवाइयां तेज अधिक से अधिक लेने लग गए थे। शराब का भी असर होना बंद हो गया था मेरे को। तो गोलियां भी चल रही है, शराब भी चल रही है मेरी। रात को नींद खुलती थी तो जो मैं सुनता था, जिन बातों पर मैं कभी विश्वास नहीं करता था कि यार ऐसे दिन तो कभी नहीं आएंगे कि यार नवीन रात को उठेगा और तेरे को शराब की जरूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति तो नहीं आएगी। ठीक है, अपन सुबह पी लेते हैं या शाम को कभी कभार पी लेते हैं। तो आज भी मुझे याद है ऐसी स्थिति आ गई थी आखिर आखिर में मेरी कि रात को 2:30 बजे नींद खुली और खाना पड़ा हुआ है और शराब पड़ी हुई। क्यों, मैं पीते पीते ही सो जाता था बिस्तर पे। मेरे ईयरफोन तक मेरी वाइफ निकालती थी, मैं बैठे बैठे सो जाता था बिस्तर पे। वो सीधा भी वही करती थी। इतना ब्लैकआउट होने लग गया था मैं। और मुझे शायद उस ब्लैकआउट होने में ही मजा, मतलब जिंदगी ऐसी हो गई थी मेरी कि बस बिस्तर पे पीऊं, उठूं, सामने फ्रेश हो लूं या बाथरूम कर लूं और फिर ब्लैकआउट हो जाऊं। शराब पीनी तो फिर ब्लैकआउट तक ही पीनी थी। मतलब मैं जीना ही नहीं चाह रहा था। स्थिति हो गई थी। आप लोगों की बात में मानता था आधी अधूरी कि ठीक है मीटिंग कर लेंगे, ठीक है अपने हिसाब से मीटिंग करेंगे, अपने हिसाब से बात मानेंगे। तो वो जैसा कि बिल साहब ने लिखा है कि लोगों को उनके मानसिक स्थिति खराब होने का डर हो गया था। और मुझे भी लगता था कि मेरी मानसिक स्थिति खराब हो गई। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था कि मैं आपकी पूरी बात मानने की जगह में दूसरे सारे इलाज करा रहा था। स्थिति इतनी खराब हो गई थी मेरे दिमाग की कि मैं रात को उठ के दीवारों पे सिर भटकता था। सिर ऐसा दुख रहा होता था। वाइफ को बोलता था कि यार ये मटका मेरे ऊपर सिर पर फोड़ दे तो मुझे थोड़ा ठंडक मिल जाए। पेट में गर्म आग लग रही है, रात को 2:30 बजे, भूख के कारण तिलमिला रहा हूँ। लेकिन खाना खा लूंगा तो फिर नींद नहीं आएगी। खाना खा लूंगा तो नींद नहीं आएगी तो वापस शराब पीना चालू करता हूँ। उल्टी होती है फिर पीता हूँ और फिर ब्लैकआउट होना। सुबह 5, 4, 5 बजे तक धीरे धीरे करके जिस तरह से उतारता हूँ। तो आखिरी टाइम में मेरी स्थिति हो गई थी कि यार मैं शराब पी ही नहीं पा रहा था। 2 बार नशा मुक्ति केंद्र यहाँ आने के बाद गया हूँ। मेरे को लगा चल यार भाई, बोलते ना वो शराबी क्या है, आसान और नरम रास्ता ढूंढता है मेरे जैसे शराबी। यहाँ पर बोली गई बातों को छोड़कर मुझे सारे मेरे तरीके यूज कर रहा था। मैं सब मैं कर रहा था, मेरे हिसाब से रिकवरी मिलना चाहिए मुझे। एक वो जो डॉक्टर था जिसने इलाज करा था, जब भी मेरी शराब हो जाती, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता, पानी भी नहीं उतर रहा होता था, वहां जाता, 2 बोतल चढ़ाता, ठीक हो जाता, फिर पी लेता। यहाँ तक कि दिन में बोतल चढ़ा के आया हूँ और शाम को ही पी लेता हूँ। ये सोचकर पीता हूँ कि थोड़ी सी सोडा वोडा के साथ पी लूंगा तो बॉडी और बच्ची कुछ डिटॉक्सिफाई हो जाएगी। इतनी स्थिति खराब हो गई थी। फिर आखिरी में सोचा यार बेटी ऐसे तो अपने से नहीं छूट रही, अब अपन रिहेब चल जाते हैं। वहां पर 2-2.5 महीने रहता हूँ। फिर आया दिवाली पर। और रिहेब जाने के पहले 6-6, 7-7 दिन वहां पे पहले हॉस्पिटल में एडमिट होता था। क्योंकि रिहेब जा रहा हूँ और खुद की मर्जी से जा रहा हूँ, खुद के पैसे लगा कर जा रहा हूँ। तो इतनी पीना कि बंदिश करनी है ना कल से। आप लोग बोलते थे 1 डे एट ए टाइम, में कल से बंद करने की सोचता था। आप लोग बोलते थे रिलैप्स इज द पार्ट ऑफ डिजीज, मेरे को लगता था रिलैप्स इज द पार्ट ऑफ रिकवरी। मतलब मुझे लगता था मैं रिलैप्स हो रहा हूँ तो शायद ये रिकवरी का ही पार्ट है, ये तो बीमारी का पार्ट, रिकवरी का पार्ट है, तो मैं इससे ही ठीक हूँ।
कुछ भी बहाने बनाकर बस पीना, अपने आप को सेटिस्फेक्शन देखना। लेकिन स्थिति यही थी कि रोज रोना, वही गिल्ट, वही बेचारापन, वही आत्मदया। सुबह उठकर मीटिंग करता था, रोता था, कई बार मदद मांगता था, बच्चा लो, भगवान से भीख मांगता था कि मरना नहीं है मुझे, मरना है तो नर्सरी की मौत नहीं मरना, घर वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे। आत्महत्या के थॉट आते थे तो प्लानिंग करता था कि कौन कौन सा बीमा करा रखा है। एक्सीडेंट से मरूंगा तो घर पे इतने पैसे मिलेंगे, कम से कम ये लोग ये नहीं बोलेंगे साला मर गया लेकिन कुछ देकर नहीं गया। इस स्थिति में रहता था 24 घंटे। कभी मेंबरों से मदद मांग रहा हूँ, उनकी बात सुनता हूँ, फिर वापस पी लेता हूँ। बस एम एक ही चीज थी यार, मुझे हमेशा बोला जाता था कोई बात नहीं नवीन, कीप कमिंग बैक। जब मेरे पास आखिरी में कोई रास्ता नहीं बचा, दो दो बार रिहेब जाकर आया, फिर मैंने सोचा नवीन तेरे रास्ते तो तूने मांग लिए, अब एक बार इनकी बात मान कर देखे। तो मैं मेंबर से मदद मांगी और मैंने बुलाया, और मैं शराब के नशे में ही मदद मांगने गया था, आज भी याद है। तो बकायदा वो मिलने आए मुझसे ऑफिस पे मेंबर वापस, जबकि मेरे जैसे आदमी को लोग समझा समझा कर थक गए और मैं मान नहीं रहा हूँ। तो माँ बाप ने समझाना बंद कर दिया था। 6 महीने हो गए थे, मेरी शक्ल नहीं देखी थी। स्थिति ये थी कि मेरी बीवी मुझसे घर में बात नहीं करती थी, क्योंकि बात करने लायक था ही नहीं मैं, 24 घंटे शराब के नशे में। और मुझे लगता था कि साली ये चाहती है कि हम पी पी के मर जाए। मैं इसी थॉट लेकर उसके बारे में भी नेगेटिव। इसने मेरा ध्यान, इसको मतलब ही नहीं मुझसे। मैं घर में एक ऐसे कूड़ेदान की तरह था कि जिसको ना फेंका जा सकता है ना घर में किसी काम का है। एक बार मैं दिन में 3 साढ़े 3 बजे उठा, तो मैं नहा धो के निकला और पापा बोलते थे, बोले तेरे को कुछ होश है? मैंने क्या हो गया पापा? तेरे दोनों बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा, मेरी वाइफ जॉब करती तो वो नौकरी छोड़कर उनको एडमिट करने गई है। मैंने बोला हाँ तो क्या हुआ? मैंने ही उसको बोला था बच्चों की तबीयत खबर ले जाओ हॉस्पिटल। तो बोले तेरे को शर्म नहीं आ रही है? मैंने, मैं जा रहा हूँ ना अस्पताल। ये स्थिति थी मेरी। तो मैं किस काम का था घर में? अच्छा, मैं फिर हॉस्पिटल जाता हूँ, दिन की 3 साढ़े 3 बजे बेहोशी से उठा हूँ, और उसको पूछता हूँ क्या चाहिए तेरे को, क्या लेकर आऊं। वहां जाता हूँ, मैं रुकना चाहता था बच्चे पास, पर मेरे शरीर में इतनी क्रेविंग थी, इतनी तलब थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं वहां से निकला, फटाक से वापस शराब की दुकान पर गया। मेरे सास ससुर वहां बैठे हुए हैं। मैं कभी, मतलब 2 मिनट 5 मिनट से ज्यादा रुक ही नहीं पाता था, मेरे शरीर में ही ताकत नहीं थी। तो ऐसी स्थिति थी जहां पर मेरा परिवार ने भी मुझसे बात करना बंद कर दी थी। वहां पर आप लोगों ने कभी मुझे, किसी को भी मैंने कॉल लगाया, आप लोगों ने हमेशा बात की। मैंने शराब पी रखी हो नहीं पी रखी हो, फिर भी आप लोगों ने मुझसे बात करी। और आखिरी में मुझे एक भाई समझा के गए कि भाई, हो सकता है तू शराब तो छोड़ देगा, लेकिन बाद में तेरे अनुभव भी काम आएंगे यहाँ पर। मैंने बोला बात तो सही कर रहा है। बोले तूने तेरे सारे रास्ते अपना लिए, कर ली तूने रिकवरी की कोशिश, मैं यहाँ कर ली। बोले अब हमारी बात मान के देख ले। अच्छा, ए पे विश्वास इसलिए था क्योंकि मैं यहाँ आ रहा था, लेकिन लोगों की रिकवरी बढ़ते जा रही थी। भाई ने 1 साल का टोकन लिया, किसने 2 साल का ले लिया, किसने 1.5 साल का ले लिया। और मेरी स्थिति बद से बदतर। जो उस पैसों पे मुझे घमंड था, वो पैसे जीरो नहीं माइनस हो गए थे। शरीर पूरी तरह से खत्म हो गया था। रिश्ते खत्म हो गए थे नहीं थे, बराबर बात थी। धोबी कुटाई हो रही थी मेरी। लोगों से नजर मिलाने में शर्म आती थी, भागता था किसी को देखकर, क्योंकि वो पूछेगा क्या हो गया यार, इतनी अच्छी हेल्थ एंड पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति को क्या हो गया, चूसे हुए आम की तरह था। तो मैं झूठ बोलना पड़ता था, कभी कहीं पकड़ा भी जाता था। अरे यार वो पाइल्स हो गया था यार, अरे टाइफाइड हो गया यार मुझे, ताकि लोगों को लगे कोई बीमारी, ये नहीं लगे कि शराब के कारण हुआ है। शराब की एक्सेप्टेंस थी नहीं। तो फिर वो मेंबर बोलते हैं, बोला यार भाई ये सब शॉर्टकट और ये है, ये इन रास्तों से रिकवरी नहीं मिलती है। पेज नंबर 58 पे हम प्रेम्बल्स में पढ़ते हैं, उस तो ये भी लिखा है कि आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, हम एक मोड़ पर ही खड़े रह गए। तो मैंने बोला अब क्या करूं? तो बोले शराब छोड़ सकता है?" बिग बुक, हाँ उनने बोला बिग बुक खोल पेज नंबर 44। तो बोले शराब छोड़ सकता है क्या? मैंने बोला भाई छोड़ सकता होता तो तुमको मदद के लिए बुलाता क्या। तो बोले अच्छा। तो बोले पी ले, और पी ले यार तेरे को लगता है तो। भाई पी भी नहीं पा रहा हूँ। तो बोले फिर आगे देख क्या लिखा है। तो उसमें लिखा था कि अगर आप शराब नहीं छोड़ पा रहे हैं, शराब छोड़ नहीं सकते या शराब को कंट्रोल में नहीं पी सकते, तो आप संभवतः शराबी हैं। तो बोले तू देख ले तू है कि नहीं, हम तो आज भी नहीं कह रहे तू शराबी है क्या नहीं है। और बोले अगर तू शराबी है तो इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक अनुभूति में है।
तो मैंने बोला करना क्या पड़ेगा? बोले हम जो कर रहे हैं वो करके देख ले। मैंने क्या कर रहे हो? तो बोले सुबह उठने की बोले प्रार्थना। मैं भी कभी क्या कर लिया। बोले रोज करनी है। ठीक है। मीटिंग प्रेयर टू प्रेयर लगानी पड़ेगी। मैं ठीक है। 4-5 मेंबर से बात करना है। लिटरेचर ये बिग बुक पढ़नी है। मैंने उस दिन ये स्थिति थी कि यार नवीन सब कुछ करके देख ले, एक बार इनकी बात भी मानकर देख ले। उस दिन मैंने माना कि भैया इनकी बात मानकर देखते हैं। उस दिन पहली बार जो आप लोग बोलते हैं हाय दोस्तों मेरा नाम नवीन, मैं शराबी, मेरा नाम ये है, मैं शराबी, उस दिन सबसे पहले तो मैंने अपने आप को शराबी माना। उस दिन जो जो आप लोग करते थे उस दिन सब सब नकल करने की कोशिश करी, प्योर नकल, कुछ भी रोल नहीं है मेरा आज की तारीख में मेरा। जो भाई सर्विस करते थे उनके थ्रू में सर्विस करने में आया। 10 मिनट पहले मीटिंग में जुड़ने लगा, हाँ हैंडल्स करने लगा। आप लोगों ने बोला प्रेम्बल्स पढ़ना है तो सबसे पहले हैंडल्स मेरा। मीटिंग रूम, फिजिकल मीटिंग रूम के कमरे खुलने के लिए आधे घंटे पहले जाकर खड़े हो जाता था। धीरे से मुझे वहां पे आप लोगों ने चाबी दी। सबसे पहले तो मैंने माना कि हाँ यार मैं शराबी हूँ। पेज नंबर 30 पे स्टेप वर्क करते टाइम लिखा हुआ है कि अपने अंतर मन से जानना पड़ेगा कि मैं शराबी हूँ। और अगर मैं शराबी हूं तो मैं दूसरों की तरह नहीं हो सकता हूँ, ये भ्रम पूरी तरह से दूर करना पड़ेगा। ये रिकवरी का मेरा पहला कदम है, लिखा हुआ है उसमें। उस दिन मुझे समझ में आई। इस बीच आप लोग जो जो स्लोगन्स बताए जा रहे थे वो सब कहीं ना कहीं मेरे काम में आ रहे थे। अब मैं उन स्लोगन्स पाऊंगा जो मेरा टॉपिक है। तो जब स्लोगन, क्योंकि इसके लिए मुझे सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि यार यस आई एम एन अल्कोहलिक। अगर मैं ये नहीं मान रहा था तो मेरे लिए ये स्लोगन सिर्फ मैं सुन रहा था। वो जीवन में काम तो कर रहे थे लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा था। तो पहले तो मैंने मेरा अपने आप को शादी बना, अस्त व्यवस्था देखी। उसके बाद जब स्लोगन्स की बात आई तो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊंगा। जो मैंने लिटरेचर में देखा है, बिग बुक अपने बिल साहब की जो असिस्टेंट थी रूथ होफ, उनसे किसी ने पूछा था कि यार ये स्लोगन्स कहाँ से आए हैं? तो वो बताती है पास, क्योंकि पास ही टोन पे 237 पे 3 स्लोगन लिखे हुए हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इजी डज इट और लिव एंड एट लाइफ। तो उन्होंने बोला था कि बोले यार ये स्लोगन जो है बिल साहब की जन्म स्थली में वहां से लगा, दैनिक दिनचर्या से। वो मीटिंग में इन शब्दों का उपयोग करते थे। तो जो फर्स्ट थिंग फर्स्ट का स्लोगन है उसमें मैंने अपनी जिंदगी में देखा, आज मैं नॉर्मल जिंदगी में देखता हूँ तो वो मेरे बहुत काम आता है। वो मेरे को यहाँ पे उदाहरण देने की जरूरत तो नहीं है। एक तो मैं जैसे ही आया ना तो सब सीनियर मेंबर बैठे थे। तो मैंने बोला अब इनके सामने क्या मैं बताऊंगा, क्या ही बताऊंगा, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस शेयर करने का बोला है। तो आज मैं देखता हूँ कि सुबह उठकर मुझे क्या करना है। मैं मोबाइल से दूर हुआ हूँ थोड़ा सा। मैं और मुझे क्या काम करने रहते हैं तो मेरी उसकी लिस्ट रहती है। जितने काम हो जाते हैं मैं उसमें खुश रहता हूँ। अर्ली रिकवरी में मैंने स्लोगन्स के फर्स्ट थिंग फर्स्ट को मैंने इस तरह से यूज करा था कि मैंने हर जगह अपने आप को पावरलेस माना। और सबसे पहले तो मैंने माना कि यार मैं शराबियत की, अल्कोहलिज्म की बीमारी से पीड़ित हूँ। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरी रिकवरी है। मुझे सोबर रहना बहुत जरूरी है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। मेरे को आज भी याद है कि यार मेरा जो एक जमीन का विवाद चल रहा था, पड़ोसियों से विवाद होते रहते थे जिसमें मैंने उनको मारा था कि शराब के नशे में मैं रिलेप्स हुआ हूं उनसे विवाद के चक्कर में। मैं रिहेब से भागा हूं कि उस जमीन की नपती हो जाए, इसलिए दूसरी बार वो जमीन की नपती होगी। तो मुझे पहले से मेरी प्लानिंग ये फिक्स थी कि 30-40 लड़के जाएंगे वहां पे शराब पियेंगे और ये लोग विवाद करेंगे तो इनको कूटेंगे। और बाउंड्री बनना चाहिए नवीन की, क्योंकि मैं तो बड़ा अहंकारी व्यक्ति था। बाउंड्री वॉल बनना चाहिए। इधर मैं मेंबरों से भी बोल रहा था कि यार मेरी प्रार्थना करना है, मेरे को 3-4 महीने हुए रिकवरी में और मैं शराब नहीं पीना चाहता हूँ और मेरी बाउंड्री वॉल बन जाए। अच्छा, मैंने थोड़ी बहुत तो शराब ही हूँ, अपनी वाली चलाता हूँ। तो उन दोस्तों को भी ले गया 30-40 को, मैंने बोला तुम लोग शराब पीना। मेंबरों से मदद मांगी, तुम लोग रहना मेरे साथ में ताकि मैं शराब नहीं पीऊं। तो नपती होती, बाउंड्री वॉल बन रही थी और पड़ोसी आ जाते हैं वो और उसकी औरत आ जाती है दोनों, और वो आके मगजमारी करने लगते हैं। मेरी बाउंड्री वॉल तो उन्हें रोकी रोकी, उल्टा मेरी सोच ज्यादा बुरा हुआ। उन लोगों ने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया, मुझे मारा भी, और मैंने मार खाई। मैं चाहता तो उनके ऊपर हाथ उठा सकता था, लेकिन मेरे को मार खाते टाइम सिर्फ याद था मुझे कि नवीन अगर तूने हाथ उठाया तेरी रिपोर्ट होगी और तेरे हाथ में शराब आ जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए तुझे सोबर रहना है, और सोबर रहने के लिए मुझे ये चीज करनी पड़ेगी। मैंने मार खाई, उनने कपड़े फाड़ के, लेडीज ने खुद थाने भी गई। मेंबर मेरे साथ थे, मैं मेंबरों के कनेक्ट में था। वो हिम्मत मिली मुझे फेलोशिप से, और थाने गए तो भगवान की इतनी कृपा थी कि कम से कम उनकी झूठी रिपोर्ट मेरे ऊपर नहीं हुई, वीडियो बनी हुई थी। तो मैंने वहां पर भी यार मेरी फर्स्ट थिंग फर्स्ट को 100% अप्लाई करा कि चाहे कुछ भी हो जाए नवीन शराब हाथ में नहीं आनी चाहिए वरना मर जाएगा। मेरे को याद था मैं ए में क्यों आया हूँ, इस बार जान बचाने आया भाई तू।
तो मैंने फर्स्ट थिंग फर्स्ट को अप्लाई करा, और उसके लिए जो मुझे जो करना पड़ा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई प्रोग्राम मुझे मार खाना सिखाता है, या कोई किसी ओल्ड टाइमर ने बोला था मुझे, या मेरे स्पॉन्सर ने बोला था कि नवीन मार खा लेना, हाथ मत उठाना, ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मेरे साथ जो हुआ मैं बता रहा हूँ। मैं अगर हाथ उठाता तो मेरी रिकवरी खतरे में आ जाती। 100% था, क्योंकि सामने लेडीज थी। मैंने वहां पर अपनी रिकवरी को इम्पोर्टेंट दी। जीवन के और भी कई जगह एसीआई में इंदौर वर्कशॉप में आया था, मुझे आज भी याद है। वहां पे एक सीनियर मेंबर मिले। मैंने उनसे बोला कि यार मेरा जो बिजनेस है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है, प्रॉपर्टी का है। आए दिन मगजमारी होती रहती है, मैं रिकवरी में रह ही नहीं पाता हूँ, मेरे रिलैप्स ही जाता है उससे। तो उन्होंने कहा था कि बोला नवीन एक बात बता कि पैसे के पीछे नहीं भागेगा तो, या ये सब नहीं करेगा तो क्या भूखा मर जाएगा क्या? मैं नहीं, ऐसी स्थिति तो नहीं है। तो बोला तेरा जिंदा रहना जरूरी है या इस तरीके से पैसे कमाना जरूरी है? मैं जिंदा रहना। फिर उनने ये बोला कि मैं तेको तो नहीं बताऊंगा तू को क्या करना चाहिए, पर मैंने शुरू के 4 साल किराए से भी अपनी जिंदगी काटी है। उनका भी टेक्सटाइल का काम था, खूब पैसे की उधारी होती थी। पर वो रिकवरी के चक्कर में यार, मेरी रिकवरी खराब होती तो मैं जान से आता। तो मैंने उस दिन सर धंधे को भी, ऐसा नहीं कि धंधा बंद कर दिया, लेकिन यार जो जैसा मिल रहा था उसमें मैं सेटिस्फाइड होने लगा, संतुष्ट होने लगा, पैसों के पीछे नहीं भागा। क्योंकि मेरे को है ना थोड़े दिन की रिकवरी मिलती थी, और मुझे लगता था सब, पूरी दुनिया मुट्ठी में कर लो, जितनी बर्बादी हुई है सब आ जाए वापस। तो उन चीजों पे मैंने संयम रखा, संतुष्ट होने लगा कि ठीक है यार, बस एक ही चीज थी कि तू भूखा नहीं मर रहा है, इतना है। और इतना आ भी रहा था। पर मेरे को तो मोर एंड मोर की समस्या थी। तो वहां मैंने कंट्रोल करा। मेरे को याद है अर्ली रिकवरी में मेरा एक, मुझे बताया गया था कि यार न्यू कमर की मदद करना था। न्यू कमर की मदद करने गया, वो भाई शराब पीकर एक को गाली बक रहा था, उनने मुझे भी गाली बकी। मेरा फिर ईगो हट हो गया। मैं उसको मारने के लिए निकला, मेंबरों ने रोका, बोले क्या कर रहा है तू, तेरी रिकवरी खतरे में आएगी। मैंने बोला ओके। रुक गया मैं दिन दिन भर मदद मांगता था, मेरा दिमाग इतना डिस्टर्ब रहता था, चिड़चिड़पना, गुस्सा। लेकिन बस एक ही चीज याद रहती थी कि तू एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसका अंत जेल, पागलखाना और मौत है, मर जाएगा। तो इस तरह से मैंने यार, उस स्लोगन्स ने मुझे बहुत बचाया रिकवरी में। एक ही चीज याद थी कि तू शराबी है, शराबी ही रहेगा। दूसरा जो स्लोगन था, इजी डज इट, इसने मेरी जिंदगी में बड़ा असर करा। वन डे एट ए टाइम रखने का बोला, जिसको मैं कभी अप्लाई नहीं करता था। ये स्लोगन्स एक्चुअल में मेरे, आज मेरी रिकवरी में इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। वन डे एट ए टाइम का मेरे को आज भी याद है, जब मैं शुरू शुरू में आया था तो मैंने एक स्पॉन्सर बनाया था, टेम्परेरी स्पॉन्सर। और उनको 1 साल हुआ था। तो मैंने उनको बधाई दी। मैं तो इन आउट चल रहा था। तो बोला नवीन, मेरे स्पॉन्सर ने बोला मुझे आज मेरा पहला दिन है। मैंने बोला 1 साल हो गया, पहला दिन कैसे हो सकता है? तो वो चीज मुझे उस दिन तो समझ में नहीं आई थी। फिर एक बार मैंने एक मेंबर से मदद मांगता था। तो वो, मैंने बोला उनको यार अब मुझे रिलैप्स होने से डर लगता है। बोला यार नवीन, रिलैप्स की सोचता क्यों है? सिंपल रखना लाइफ को, इजी। अभी तू क्या कर रहा है? मैं फेलोशिप के साथ हूँ, बस खुश रह। अभी तू दूर है ना, सिंपल क्यों नहीं रखता है इसको? तो उस टाइम भी वो चीज मिली। लेकिन जब मैं इस बार वास्तव में रिकवरी में आया और मैंने जब अपने आप को शराबी मान लिया था, तो मुझे ना, क्योंकि मैं कभी 3 महीने कर नहीं पाया था, जिसे 30 दिन होते थे मैं फल कॉलर खड़ी हो जाती थी। तो जब भी 60 दिन हुए, पहली बार मुझे 90 दिन हुए, तो मैंने वो चीज याद रखी, नवीन आज पहला दिन है, वन डे एट ए टाइम के हिसाब से जीना है, सिंपल रखना है। मेरी लाइफ में रिजेंटमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं प्लानिंग ही करता था लोगों के खिलाफ, भले वो फेलोशिप हो या फैमिली हो। सब लोगों के खिलाफ किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, मेरा ईगो हट हुआ तो मैं रात रात भर उसके बारे में सोचता रहता था, भले मैं उसके के लिए कुछ कर पाऊं या नहीं कर पाऊं। लेकिन जब वो स्टेप वर्क में चौथा कदम में कर रहा था, तो लिस्ट में नाम लिखे तो स्पॉन्सर ने बोला इन सबके लिए रिजेंटमेंट की प्रेयर कर। मैंने बोला यार मैं इनके लिए तो नहीं करूंगा यार। एक भाई ने खेल खेल में मेरा पैर तोड़ दिया था, घुटने का ऑपरेशन हुआ, लिगामेंट का। तो यार वो, मैं जब भी स्टिक लेके चलता था तो साला हंसता था, मुझे बड़ा क्रोध आता था। एक तो तूने मेरा पैर तोड़ दिया, मतलब जानबूझ करके नहीं तोड़ा था, खेल में। तो मेरी तो रिजेंटमेंट थी, स्पॉन्सर बोले उसके लिए ज्यादा प्रार्थना करनी है तेरे को। मैंने इसके लिए क्यों करूं? बोले तू उसके लिए नहीं कर रहा है, तू तेरे लिए कर रहा है। मैंने बोला अच्छा। और वास्तव में मैंने कंटिन्यू जितने भी नाम थे उन सबके लिए प्रेयर करने लगी। तो मैंने अपने आप को देखा कि मेरा दिमाग जो था ना, एक किराए का घर था जिसके अंदर मैंने लोगों को फ्री फंड में पाल रखा था।
जिसके कारण मैं ही सेरेनिटी में नहीं रहता था, मैं ही डिस्टर्ब रहता था। तो बोला जाता था इजी डज इट, सिंपल रखो लाइफ को, तो मैंने उन वो सब मेरे दिमाग में से सब निकलना स्टार्ट हुआ और हल्का लगने लगा मुझे। तो मैं इस तरह से अपने आप को डिस्टर्ब करने में देर नहीं करता था, कि चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता था, कॉम्प्लिकेटेड बनाता था। ट्रैफिक में खड़ा हूं तो वो लिखा हुआ रहा है 2 मिनट, तो वो बस बार बार वही देखते रहना, हॉर्न बजाना, कैसे निकलूं, दिमाग यही चलता था कि यार कैसे निकल सकता हूँ मैं इन जगहों से। परफेक्शन की तरफ भागना, कि सब चीज वो इज्जत मिल जाए मुझे, जिम जाना स्टार्ट कर देना, शरीर साथ दे नहीं रहा है, सब चीज चाहिए थी मुझे। तो मुझे बताया आप लोगों ने कि नवीन यार, आराम से, जितना हो रहा है वो सही है और सब धीरे होगा, समय को भी समय की जरूरत है। घर वाले विश्वास नहीं करते थे तो चिढ़ाता था कि साला यार मैं अभी फेलोशिप के साथ हूँ, तुम्हारा फोन आ रहा है, मीटिंग में लेट हो गया तो फोन आ रहा है। तो बोले तूने कितना धोखा दिया है, तू कितने टाइम से इनको चला रहा था। मैंने आप साथ सही है। तो बोले हाँ नवीन, समय को भी समय की जरूरत होती है, टाइम तो देना पड़ेगा। तो मैंने बोला ये बात सही है। हर चीज को मैंने लाइटली लेने लगा। उसके बाद फिर घर वालों के फोन आ रहे तो मैं गुस्सा नहीं करता था, बता देता यहाँ हूँ, इतनी बजे आ रहा हूँ। इजी डज इट ने मेरा इस तरह से इस रिकवरी में काम करा है। इसमें दिस सेल टू बी पास आया, उस स्लोगन्स को भी मैंने देखा कि बहुत ही जोरदार स्लोगन है। क्योंकि स्पॉन्सर हमेशा बोलते थे कि यार ये समय निकल जाएगा, समय की एक ही खासियत है कि अच्छा समय भी नहीं रहता और बुरा समय भी नहीं रहता है। और ये जब मैं इन आउट चलता था, जब मैंने इसको बहुत देखा, फीलिंग हुई गड़बड़, शराब का विचार आया, पीनी है चाहे कुछ भी हो जाए, दुकान पे जाके घर आ गया हूँ और बस खाना छोड़कर भग गया मैं। और मैं सुबह उठ के साला आईने में देखता था, यार तू नहीं पीता तो क्या चले जाता। उसका कारण था, कई बार आप लोग बोलते थे कि नवीन पीने के पहले फोन लगाना। तो मैंने देखा कि जब भी मैंने ये जो फोन लगाने वाला फॉर्मूला यूज करा, तो मैंने उस दिन नहीं पी, और अगले दिन मैं सुबह अपने आप को पीठ पे थपथपा देता था, वाह यार तो बच गया पीने से। लेकिन वो जब मैं उस फीलिंगों में आकर पी लेता था, तो मैं खुद को बड़ा कोसता था, वही सुबह बेचारापन, गिल्ट, गुस्सा खुद के ऊपर। तो मैंने धीरे धीरे देखा कि ऐसा नहीं कि इस रिकवरी में शराब के थॉट नहीं आए, ऑब्सेशन नहीं आए, या विचार नहीं, अरे मुंह में पानी तक आया मेरे तो। लेकिन वो समय भी निकला यार, वो ऑब्सेशन भी गया। वो ऑब्सेशन भी परमानेंट नहीं रहा। वो मेरा गुस्सा, वो बेचैनी, वो पागलपन परमानेंट नहीं रही। वो अच्छी हो जाती थी, मीटिंग में अच्छी हो जाती थी, थोड़ी देर किसी मेंबर से बात करने के बाद अच्छी हो जाती थी, वो सब अच्छी हो जाती। मैं हॉल्ट यूज करा, मैंने, आपने मुझे हॉल्ट बताया, एच फॉर हंग्री, ए फॉर एंगर, एल फॉर लॉनली टायर्डनेस। मैंने देखा कि जब भी मैंने, मुझे फोन पर बताया जाता था कि भाई भूख लग रही है तो कुछ, सबसे पहले तो कुछ खा ले, भूख लग रही, नहीं लग रही, नहीं लग रही तो भी कुछ खा ले, कुछ मीठा खा ले। तो उसने मेरे को आधा तो ठंडा कर दिया था। मेरा गुस्सा मेंबरों से बात करने में निकल जाता। अच्छा, ये सब चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। मेरा भूखा जैसे ही मैं रहता था, मेरे को चिढ़ अपने आप आ जाती थी। अगर मैं विपरीत देखूं तो चिढ़ आती थी, तो मैं अपने आप को अकेला सेफ महसूस कर, मुझे लगता था यार मैं भी भीड़ में रहूंगा तो मैं किसी को कुछ बोल दूंगा। मैं अपने आप को अकेला महसूस करता था। उसके बाद मेरे को थकान ऐसी होती थी कि मेरे को काम करने लायक नहीं। मतलब ये चारों एक दूसरे से कनेक्ट है, हंगरी, एंगर, लॉनलीनेस और टायर्डनेस। अब जो प्रोग्राम बोलता है कि भैया भूखा नहीं रहना है, गुस्सा नहीं करना है, अकेलापन नहीं करना, अकेले नहीं रहना है, ज्यादा काम करके थकना नहीं, ये आज भी मेरी जिंदगी में उतना ही काम कर रहे हैं। आज भी मैं अगर भूखा रहा और मैंने हार्ट यूज नहीं कराया, खाना समय पे नहीं खाया, तो मेरे को ऑटोमेटिक गुस्सा चिड़चिड़ापन आएगा। और गुस्सा चिड़चिड़ापन आता तो आज भी दिमाग मुझे, शराबी को, मेरे को शराब ने अकेले करके ही मारा है। एक समय था जब मैं दोस्तों के साथ पीता था, एंजॉय करता था, हमेशा शराब से तकलीफ नहीं थी। लेकिन आखिरी आखिरी स्थिति थी कि शराब बाहर भी पीता था और घर भी लेकर आता था। तो शराब ने मुझे अकेला करके ही मारा। तो ये बीमारी ही अकेले की है। जब मैंने इन चीजों पे काम करा ना, मेरे को अवेयर रहना पड़ता है। आज भी उतना ही अवेयर रहना पड़ता है रिकवरी में, कि भाई भूख बढ़ी, तनाव बढ़ेगा, गुस्सा आएगा, और गुस्सा आया तो खराब। बुक में लिखा है रिजेंटमेंट इज द नंबर वन ऑफेंडर। वो गुस्सा आता है तो फिर मेरे को सबसे रिजेंटमेंट आती है। थकान, इन चीजों पर काम करने लगा तो इजी डज इट में यार यही सब मैंने देखी, कि मैं चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करूं, एक दिन के हिसाब से चलूं, जो है उतने में खुश रहता हूँ आज की तारीख में। हाल का प्रोग्राम मैं को इस चीज में देखता हूँ
फिर तीसरा जो स्लोगन बताया था, लिव एंड लेट अलाइव का, जियो जीने दो, इसमें भी मैंने देखा कि मैंने लोगों को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी, सिचुएशंस कंट्रोल करने की कोशिश करी है मैं। और इसका सबसे ज्यादा शिकार होती थी मेरी फैमिली। मुझे लगता था मेरे बच्चे मेरे हिसाब से चलेंगे, मेरी बीवी को मेरे हिसाब से चलना चाहिए, ये घर में ऐसा पड़ा है तो ये सब ऐसा क्यों पड़ा है। वो जॉब करती है, बैंक में है, गवर्नमेंट जॉब है उसकी। वो सुबह 10 बजे जाती है, उसको बच्चों को भी तैयार करना है, लेकिन मुझे लगता था घर भी व्यवस्थित चाहिए, शुरू से झगड़ा। मुझे लगता था मैं बहुत व्यवस्थित सिस्टमेटिक आदमी हूँ, मेरे कपड़े मैं हमेशा अलमारी में जमा कर रखता हूँ, तो घर तुम लोग क्यों, तू क्यों नहीं ढंग से रखती है। अच्छा, इस बात पे हमेशा मैं कलेश करता था। एक मेंबर की शेयरिंग सुनी 1 साल की, तो वो बोले यार शुरू के 3 महीने तो मैंने ना आंख बंद करके घर में रहता था, मेरी बीवी क्या कर रही है घर में, कौन सी चीज पड़ी है कौन सी नहीं पड़ी है, मैं ध्यान नहीं देता था। तो मैंने उस बात को उल्टा, मैं तो शराबी हूं ना, मैंने बोला यार ये तुम लोग ऐसे रह लेते होंगे, मेरे को घर में रहना, इस तरह से घर में मैं नहीं रह सकता हूँ। तो रिकवरी में वही झगड़े बंद नहीं हो रहे थे। अच्छा, मैं घर वालों की तो सैनिटी डिस्टर्ब करता था, खुद की भी करता था, मैं खुद भी परेशान बेचैन चिड़चिड़ा रहता था, रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट। तो यार मैं वही बात, शराब तो पीनी नहीं थी। अब जब शराब नहीं पीनी है तो मदद कौन करेगा, ए मेंबर करेंगे तो कौन करेगा, सीनियर मेंबर करेगा। मैंने कॉल करा एक बार, मैंने दादा ऐसी ऐसी बात है। तो बोले यार नवीन एक बात बता, बहुत अच्छा उदाहरण देता, मैं हमेशा वो उदाहरण देता हूँ। बोले यार तेरी बीवी गलती से अगर बाथरूम का नल चालू छोड़ कर आ गई है, आज होता है ऐसा, बाल्टी भरा जाती है, वो क्या करती है, नल चालू छोड़ती है पानी गर्म रखने के लिए, फिर किचन में काम करने आ जाती है। तो ना नल चालू खोल के आ गई, पानी ढुल रहा है, तू क्या करेगा। तो मैं उसको चिल्लाऊं, वहां तेरी माँ का, तेरी बहन का, तेरे समझ में नहीं आती क्या, तू नल चालू छोड़ के आ जाती, पहले वहीं खड़े होकर 2 मिनट बाल्टी भर ले। तो बोला अच्छा कर, फिर तेरी बीवी रोते हुए आएगी, फिर नल बंद करेगी, इतनी देर में पानी भी ढुला, और उसके बाद तू भी चल, अच्छा मैं भी फिर वो केसिट की तरफ बसते रहता हूँ, टा 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 टा, चुप नहीं होऊंगा। क्योंकि मैं तो सामने वाले को जब तक घुटनों पे नहीं ले आऊं ना, जब तक मेरे को सुकून ही नहीं मिलता है। मेरे को एक विकृत आनंद की आदत थी, असुरी सुकून बोला जाता था। मतलब न तो मैं खुद सुकून से रहता हूँ, ना सामने वाले को सुकून से रहे, इसलिए बोला जाता लिव एंड लेट अलाइव, जियो जीने दो। तो मैं उस सीनियर मेंबर ने बोला, बोला नवीन तेरे इतनी खुजली थी तो तू खुद ही वो नल बंद कर देता, होगा तू भी शांति में रहता, पानी भी नहीं डुलता, वाइफ भी सुकून में रहती। उस दिन से मैंने वो चीज अप्लाई करना स्टार्ट करी। उसके बीच में थोड़े थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड आए, मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं बेड रेस्ट पे था, चाय की आदत पड़ गई, चाय ज्यादा अच्छी पीनी है, रात को नींद नहीं आती थी तो चाय पी रहा हूँ, बनाती वाइफ थी, कभी कभार चाय बिगड़ जाती। अब वाइफ से झगड़ा नहीं करना था, तो मैं मेंबर से फिर मदद मांगी, स्पॉन्सर से मदद मांगी कि यार ये तो, बोला नवीन कई बार चाय बिगड़ जाती है, फिर उल्टा दिमाग, ऐसे कैसे बिगड़ जाती है चाय, जैसे होटलों में अगर चाय बिगाड़ने लग गए तो फिर तो होटलें बंद हो जाएगी, ये कैसे चाय ठीक नहीं कर सकती। तो बोले तू देख ले यार, तेरे को तेरी सैनिटी से मतलब है, आत्म शांति से, या फिर चाय सही करने से। तो दोस्तों अप्लाई करना था, अप्लाई ये करा कि चाय अच्छी लगी तो पी ली, नहीं लगी तो रख दी। रख दी तो वाइफ खुद ही समझ जाती थी, बिना कुछ बोले, क्या चाय साथ नहीं बिगड़ गई होगी तो वो ढूंढती और दूसरी बना के ला देती। ना रिश्ते खराब हुए, ना बातचीत खराब हुई, और मैं सुकून में रहा। दोस्तों आज भी, अभी मैं जहाँ बैठा हूँ चारों तरफ कपड़े पड़े हैं, कोई बोतल वहां पड़ी, कोई क्या पड़ी है, कोई नहीं बदला। ना मेरी वाइफ बदली, ना बच्चे बदले। बच्चे सुबह सुबह वो ऑटो वाला हॉर्न बजा देता था तो मैं बच्चों को रुला के स्कूल पहुंचाता था, अब बोलता नहीं हूँ। वो सब वैसे की वैसे है, लेकिन अब मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया है, और मैं खुश रहता हूँ। मुझे लगता है कोई काम नवीन तू कर सकता है तो करता हूँ, नहीं करता हूँ, कर पाता हूँ तो कोई बात नहीं, चुप रहता हूँ। और मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस लाइफ को, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। जब मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूँ, स्लोगन को यूज करता हूँ, सुकून हो गया घर में, मेरी जिंदगी में सुकून आ गया है। अब मुझे भागना नहीं पड़ता है अपने आप से, उस चीजों को एक्सेप्ट करने के बाद। तो यार ये स्लोगन्स का ऐसे से मेरे पास फॉर्म आए थे। कीप इट सिंपल को जब मैंने देखा कि हर चीज को सिंपल रखने का है, मैं हमेशा है ना रूल बनाता रहता था, ये ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। अब सिंपल रखता हूँ, लाइफ को बैलेंस में रखने की सोचता हूँ। ज्यादा टिपिकल नहीं करता, कौन क्या कर रहा है, किसी को कंट्रोल में करना है, फेलोशिप में भी कौन आ रहा है तो कहीं तू ऐसा कर मेरी बात मान, वो ऐसा बोल रहा तो ठीक है, उसका काम उसको है, प्रे कर लेता हूँ किसी के लिए भी। आज देखता हूँ कि यार मैं ना
परफेक्शन की तरफ नहीं भागता हूँ। मेरे स्पॉन्सर तो बोलते हैं कि नवीन मैं कागज में लिख लेता हूँ आज कितने काम है। तो मैं तो आलसी आदमी, कागज में तो लिखता हूँ लेकिन मोबाइल में लिख लेता हूँ। तो चार काम अगर लिख लिख के निकला हूं तो पहला काम कौन सा जरूरी है वो देख लेता हूँ। जो काम हो गया उसके लिए ठीक, नहीं हुआ तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाता हूँ। बिल्कुल भी नहीं लगाता हूँ, कल हो जाएगा। तो परफेक्शन की तरफ नहीं भागता हूँ कि यार मुझे परफेक्ट होना ही होना है। इस तरह से यार लाइफ में मैनेजेबिलिटी आने लग गई है, मतलब मैनेज होने लग गया है कुछ कुछ। थिंक 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 का एक फॉर्मूला जो आपने बताया स्लोगन्स का, मुझे चेयरपर्सन टाइम बता दीजिएगा। तो थिंक थिंक का बताया, मैं अभी कल की बात याद है मुझे। अभी हमारा जो वर्कशॉप का ग्रुप बना है, तो मैंने यार उसमें बोलते ना, मेरे को तो कमांडिंग की आदत है। तो उस ग्रुप में मैंने रिक्वेस्ट कर रखी कि प्लीज इसमें वर्कशॉप संबंधित आप आपकी राय व सुझाव डालें। तो उनने, कुछ मेंबर गलती से क्या उसमें मीटिंग की लिंक डाल देते हैं, कुछ गुड मॉर्निंग गुड नाइट डालते हैं, मैं उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूँ तो भी वो डालते हैं, तो मैंने रिमूव करना चालू कर दिया। अब कल एक सीनियर मेंबर को रिमूव कर दिया परसों। उनको आया गुस्सा, उन्होंने मुझे फोन करा। जैसे ही फोन आया मैं समझ गया कि ये अपने ऊपर बर्निंग लेंगे। मैंने फिर भी थोड़ा सा रुका, फोन उठाने से पहले रुका, मैंने भैया नमस्ते बोला। तो बोले यार तू ऐसा वैसा, और बिल्कुल उनका टोन ऐसा था कि मेरा भी करंट हिल गया था। मेरे को लगा था कि अब मैं जवाब दे दूं। तो फिर उनने बोला, बोले तू मेरी बात सुन। फिर मैंने थिंक थिंक लगाया, मैं फिर रुका, फिर मेरे को करंट आया था। मैंने सोचा रुक जाते हैं, पहले सुन लेते हैं। बोले देख, तू जो रिमूव करा है वो अच्छी बात नहीं है। मेरे पास 200 250 ग्रुप है, मैं उनको फ्लो फ्लो में डाल देता हूँ, मैं कोई जान के नहीं डालता हूँ ग्रुप के। जब वर्कशॉप के कोई ग्रुप होते हैं तो उसको एडमिन ओनली कर दो। मैंने उनकी बात को स्वीकार करा और बिल्कुल सही बोल रहे थे वो। मैंने बोला बिल्कुल, मैंने उसमें सेटिंग चेंज करी। मैंने बोला भैया मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैंने उस माफी मांगी, हम्बली रिक्वेस्ट करी कि प्लीज मैं छोटा भाई हूँ, न्यू कमर हूँ, मुझे माफ करना। और मैंने हाथों हाथ ग्रुप को एडमिन सेटिंग पे करा और उनको वापस सेट करा, और ग्रुप में भी माफी मांगी मैंने। भैया मैंने वो ग्रुप की सेटिंग चेंज कर दी है। तो यार वो अगर मैं थिंक थिंक नहीं करता ना तो होता क्या कि मैं कुछ भी जवाब दे देता उल्टा, जाओ हो जो कर लेना, वही शराबी वाली। पर उससे क्या होता है कि उनको, हो तो सीनियर मेंबर हो सकता है मुझे माफ कर देते हैं, मेरे लिए प्रे कर लेते हैं, लेकिन मैं बेचैन होता। मैं वही पुराने रवैये में डिस्टर्ब रहता। फिर मैं क्या करता कि उनके खिलाफ षड्यंत्र करता, 10 लोग को और बताता, अरे यार उनमें ऐसा है वैसा। अच्छा, जबकि मैंने रिमूव करा तो मैंने मेरे 2 मेंबरों से बोला कि मैंने रिमूव कर दिया, तो बोले कोई बात नहीं। तो ये जो थिंक थिंक है ना यार, मेरी लाइफ में इस तरह से काम करते हैं। मैंने उनकी जब पूरी बात सुनी तो वास्तव में मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट करी कि हाँ यार नवीन, ये तरीका ठीक नहीं है। तो आज ये देखता हूँ कि यार मैं सुधार की ओर हूँ। बिग बुक में लिखा हुआ है ना, पेज नंबर 61 पे, कि हम आध्यात्मिक निपुणता का नहीं, आध्यात्मिक विकास का दावा करते हैं। तो वो एक एक दिन के हिसाब से यार मैं अपनी सुधार की ओर बढ़ रहा हूँ। परफेक्ट तो कभी नहीं हूँ, शराबी हूँ, गलतियां आज भी होती है, मैं मानता हूँ और अपने आप को भी माफ करता हूँ, गलती स्वीकार करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। तो इस तरह से। अच्छा, एक आखिरी में एक स्लोगन जिसने मेरी जिंदगी में बहुत काम करा है, मैं 5 मिनट और लूंगा लास्ट। आई कांट वीकेंड का फॉर्मूला। सिर्फ और सिर्फ यही एक स्लोगन है, ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन ये मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पहले दिन से लेकर आज भी काम कर रहा है। बस मेरे को मानने की जरूरत थी कि यार नवीन, ये तेरे घर में जो अलमारी पड़ी है ना, ये तू अकेला नहीं हिला सकता। मैं बहुत देर तक उसको धक्का दे रहा था, बहुत देर से। लेकिन मैंने माना कि भाई तेरे से नहीं हिलेगी। मैंने घर वालों को बुलाया और उनको बोला चलो इसको बाहर निकालते हैं। जब मैंने माना कि तेरे से अकेले से अलमारी नहीं हिलेगी, वो अलमारी बाहर हुई। जब तक मैं अकेला कर रहा था वो अलमारी बाहर नहीं हो रही थी। उसी तरह जब मैं इस बार रिकवरी में आया और मैंने माना कि भाई तेरी कोशिश है, तेरे प्रयास तो सब विफल हो गए, अब तू इनके साथ चल। बोलते हैं ना कि झुंड में तो शेर को भी घेर लेते हैं। तो अकेले को, सॉरी, अकेले को। तो झुंड में हर कोई सुरक्षित है, भले वो हिरण ही क्यों ना हो। तो मैं तो हिरण था, मैं झुंड में आया। और मुझे आज भी याद है कि मेरे स्पॉन्सर एक बार शेयर कर रहे थे कि बोले यार ये शराबियत की जो बीमारी है ना इनसाइड मी, अल्कोहलिज्म की, वो इतनी पावरफुल है कि मैं हूँ 50 ग्राम का लोहा, 50 ग्राम के लोहे का टुकड़ा। बीमारी है 250 ग्राम, 500 ग्राम की, आधा किलो की चुंबक। तो बोले वो मुझे खींच ही लेती है। तो मैंने बोला भाई साहब, ये बताओ कि बीमारी अगर आधा किलो की है और मैं 50 ग्राम का लोहा हूं, तो वो तो खींच ही लेगी, मैं बचूंगा कैसे इससे? अब से तो मैं कभी बीमारी से बच ही नहीं पाऊंगा। बोले नवीन बचेगा कैसे? मैंने बताओ। तो बोले तू 50 ग्राम का, मैं 50 ग्राम का,
ऐसे करते करते ये जितने भी मेंबर है 50-50 ग्राम के, ये सब हो जाएंगे 50 किलो के। और जब हम 50 किलो के हो जाएंगे तो वो आधा किलो का चुंबक क्या ही खींच लेगा। तो मैंने बोला वाह यार, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो मैंने देखा कि मैं आज भी अकेला अगर मैं रहूं तो देर ही नहीं लगेगी, बिल्कुल सिर पे बैठी है शराब की बोतल। आज भी मेरे को शराब के विचार आते हैं। होली हो, त्योहार हो, तो कहीं ना कहीं थॉट आते हैं, बस अब उन थॉट के साथ मैं खेलता नहीं हूँ। तुरंत शेयर करता हूँ, तुरंत कॉल करता हूँ, मीटिंग्स में आता हूँ। और जब मैं शुरू में रिकवरी में आया, हमारे आया था तो जो फेलो मेंबर थे जहाँ पे दुकान पे शाम को इकट्ठा होते थे, तो मेरे को अपने आप को डिफरेंट समझने की जो समस्या थी, तो मैं उनके बीच में जाता ही नहीं था। मुझे लगता था यार इनसे मेरी दोस्ती नहीं जमेगी। लेकिन जब पूरी फटी हुई थी, बोलते ना कि यार अब मैं शराब नहीं पी सकता हूँ, तो थोड़े दिन तो मैंने वाइफ की मदद मांगी कि यार तू घर पे रहना प्लीज, और मेरे को अब घर पे नहीं जाना है, मोबाइल वोबाइल सब साइड में है, सबको ब्लॉक कर दिया, दोस्तों को किसी से कोई बात नहीं करनी है। क्योंकि मुझे बोला था मेरे स्पॉन्सर ने, नवीन अब 1 साल अपने घर को रिहेब बना ले, यूं समझ ले कि तू रिहेब में ही है, वो घर से कहीं निकल ही मत, मीटिंग कर, मेंबर से बात कर। तो अब घर पे रह के संभव तो है नहीं, 2-3 दिन वाइफ रही घर पे छुट्टी करके, पर वाइफ भी कब तक रहती। फिर स्पॉन्सर को कॉल मिला, मैंने यार अब क्या करूं। तो बोले देख तू क्या करेगा ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरी अर्ली रिकवरी में तो मेरे होम ग्रुप के फेलो मेंबर ही काम आए थे। उस दिन से मैंने उन होम ग्रुप के मेंबरों से मदद मांगी और एक्सेप्ट, मतलब मैंने बोला कि नवीन तेरे में ही कमी है यार, बाकी सब भी तो वो सब साथ में रहकर सोबराइटी में है। मैं उस दिन से उनके साथ जाने लगा। शाम को उनके साथ हंसी मजाक होने लगी। बिग बुक में लिखा है नए दोस्त बनाने पड़ेंगे, संपूर्ण मानसिक परिवर्तन। उस दिन से लेकर आज का दिन है। आज भी मैं घर से निकलता हूँ तो फेलो मेंबर की किसी न किसी की दुकान पे जाता हूँ, चाय पीता हूँ तो उनके साथ पीता हूँ। नाश्ता भी करना है तो उनको कॉल करके बोलता हूँ कौन फ्री है, कहीं भी जाना है तो वही साथ में होना चाहिए। तो जब से ये चीज मानने लगा मैं, और आज सोबर हूँ, मन में कुछ भी बात हो वो रखता नहीं हूँ, शेयर करता हूँ, हेल्प लेता हूँ। लेकिन ये सब कुछ अगर हो रहा है तो आज मैं जो भी सुकून में हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उसका कारण ये फेलोशिप है, आप लोगों को आपका दिया हुआ ये प्रोग्राम है, मेरा हायर पावर है। आज देखता हूँ कि जो रिश्ते मेरे खराब हो गए थे वही बच्चे मेरे कंधों पे हाथ रख के मजा करते हैं। बच्चे मेरे साथ कहीं जाना पसंद नहीं करते थे, वो बच्चे आज मेरे बिना कपड़े तक नहीं खरीदते हैं। मैं एक उदाहरण और दूंगा। मेरी बच्ची का बर्थडे था, मैं उसको, जब मैं इन आउट चल रहा था, तो उसको मैं बाजार गया और कपड़े दिला के लाया। तो शाम को मेरी वाइफ बोलती है, बोला आपको पता है आपकी बेटी क्या करी थी। मैंने क्या, तो बोला मम्मी पापा के साथ मत चला करो बाजार, मेरे को पापा के साथ जाना पसंद नहीं है। मैंने बोला क्यों, ऐसा क्यों बोल रही थी। तो वो लोग कहती पापा बहुत चिल्लाते हैं। मैं तो ऐसा ही था ना, कहीं पे भी चल्लू जाता था, मुझे कोई परवाह थी नहीं किसी की इज्जत की। तो मैंने बोला साली यार ये कैसी लड़की है, मैंने एक जोड़ दो ड्रेस दिलाई और ये ऐसा बोल रही है, मैं तूने क्या बोला। तो बोले मैंने बोला कि बेटा मैं भी तो चल रही थी। तो बोले पापा आपको भी तो चिल्लाते हैं। मेरे को उस दिन बहुत रोना आया था कि देखो यार मेरे बच्चे मेरे साथ कपड़े खरीदना पसंद नहीं कर रहे। और उस दिन भले मैं इन आउट था, लेकिन मेंबर को एक मीटिंग में उन्हें रात को शेयर करा था। तो उन्होंने बोला था नवीन तो अकेला नहीं है, हम भी ऐसे ही थे, और एक दिन आएंगे जब ये बच्चे तेरे साथ ही जाएंगे। तो आज वो बच्चे मम्मी की पसंद से कपड़े नहीं खरीदते हैं, मेरी पसंद से कपड़े खरीदते हैं। जो बच्चे मुझे देखकर डरते थे वो बच्चे आज मेरा इंतजार करते हैं, पापा आएंगे। आज मैं, एक समय था जब मैं जो आनंद लेने दोस्तों के साथ कहीं जाता था कार से कहीं घूमने, आज उन जगहों पर अगर मैं कहीं नई जगह गया भी हूँ ना, जैसे मैं फेलोशिप के साथ मांडू गया, तो मैं घर आके अगले 10 दिन 15 दिन तक जब तक उनको मांडू लेकर नहीं गया मैं तड़प रहा था। आज मैं कहीं बाहर अच्छा सैंडविच खा लेता हूँ तो मेरे अंदर इच्छा क्या होती है कि मेरे बच्चों को भी यहाँ का अच्छा सैंडविच खिलाऊंगा। ये परिवर्तन आ गया है लाइफ में। थैंक यू तो अखिलेश। जी जी सर। तो ये लाइफ में बदलाव आया है, बड़ा सुकून है। जो चीज मैं नहीं कर पा रहा था आज वो सब कर पा रहा हूँ। आज फैमिली के साथ, खुद के लिए खुद से प्यार करने लगा हूँ। मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो गई रिकवरी में। आज भगवान की कृपा से माँ बाप से रिश्ते अच्छे हुए हैं जिनसे मैं दूर हो गया था। और शुक्रगुजारी है इस फेलोशिप की, आप सबकी प्रोग्राम की। यही जो मेरे एक्सपीरियंस थे छोटे से छोटी सी रिकवरी में, मैंने आप सबके बीच में शेयर करे। मैं एक बार फिर यूनिटी ग्रुप ऑफ ए का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया, मेरा एक्सपीरियंस। थैंक यू चेयरपर्सन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।